गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज केमिकल बॉन्डिंग में अर्थात केमिकल बॉन्डिंग सेकंड यानी कि आयनिक सॉलिड आयनिक आयनिक सॉलिड में हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले CaF2 NaCl AB टाइप का जो आयनिक सॉलिड है उनके स्ट्रक्चर का दिन क्या था। जिंक सल्फाइड है और सोडियम क्लोराइड है। AB2 टाइप में जिसे AB2 टाइप में CF2 है और टाइटेनियम ऑक्साइड है। CdI2 की संरचना है और कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 की संरचना है। इनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम आयनिक सॉलिड में लेने जा रहे हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, टाइटेनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपन को इनका जो रेडियस रेशो है वो देखिएगा आप। रेडियस रेशो जो है इनका जो होता है 0.412 0.73 इन बिटवीन पाया जाएगा। कहने का मतलब ठीक है, इनकी रेडियस रेशो ये है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, टाइटेनियम ऑक्साइड जो पाया जाता है तीन प्रकार के रूप में पाया जाता है, जिनको बोलते हैं एनाटेस, ब्रोकाइट, सेकेंड, थर्ड रुटाइल, RUTILE। ये ध्यान रखना। अब इनका रेडियस रेशो 0.412 0.73 होती है। इसका मतलब ये है कि एक आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका 6 होना चाहिए। क्योंकि अगर अपन अगर अणुसूत्र को देखेंगे तो दूसरे आयन का उपसंयोजन संख्या का मान कितना होना, 3 होना चाहिए। अर्थात यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कोऑर्डिनेशन रेशो क्या होगा, ये होगा 6.3। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रत्येक टाइटेनियम +4 है, यानी कि ये क्या होता है, 6 ऑक्सीजन आयन द्वारा घिरा हुआ रहता है। और प्रत्येक जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होगा, यानी कि Ti+4 आयन द्वारा यहाँ पे 3 टाइटेनियम +4 आयन द्वारा घिरा रहता है ना। ये क्या किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि जैसे जब टाइटेनियम जो कि ऑक्सीजन के द्वारा घिरा रहता है तो इस प्रकार से अरेंज होते हैं जिससे प्लेनर ट्राइगोनल अरेंजमेंट होता है। कहने का मतलब ये। अब इनकी अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, जो रूटाइल स्ट्रक्चर होती है यानी कि ये निबिड फॉर्म में नहीं होती है ना। क्योंकि जो इसकी संरचना होती है ना वो किस तरह से होती है, विकृत घनीय संरचना होती है ना। क्योंकि इसमें विकृति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की इनकी संरचनाओं के लिए हम कह सकते हैं कि टाइटेनियम +4 आयनों का एक विकृत मात्रा पर्याप्त होती है। और इनमें जो जालक होता है वो इकाई केंद्रीय घनीय जालक होता है। और प्रत्येक टाइटेनियम आयन एक ऑक्टाइडल आकृति के रूप में 6 ऑक्सीजन आयन द्वारा घिरा रहता है। और प्रत्येक ऑक्सीजन आयन एक समत्रिभुज के कोनों पर स्थित होते हैं। और तीनों टाइटेनियम आयन द्वारा ऑक्सीजन घिरा हुआ होता है ना। इस प्रकार के जो
जनरली देखा जाता है कि जो संरचना होती है इनोरिक सॉलिड कार्बनिक ठोसों में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है वो देखते हैं अपन। Mg F2, जिंक F2 और MnF2 और COF2। इसमें इनमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, और NiF2, इनमें सब में रूटाइल स्ट्रक्चर होती है, कहने का मतलब। ये ध्यान रखना, ये हो गया। और ये तो है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 की संरचना। सेकंड अपन लेंगे वह है कैडमियम CdI2 की संरचना, या इसमें अपन ले सकते हैं नेक्स्ट CaC2 की संरचना। ये इम्पोर्टेंट है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इम्पोर्टेंट है ना। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड में आपने देखा है कि जो C2 होता है ये किस फॉर्म में होगा, C2- 2 आयन फॉर्म होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, एक इकाई के रूप में होता है ना। और इसकी जो संरचना होती है इसमें क्या होता है, जो C2- 2 आयन होता है ये इसमें स्पेरिकल शेप के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से फिट होकर पैक हो जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि C2- आयन होता है, नॉन स्पेरिकल होने से क्या होता है, क्रिस्टलों में विकृति आ जाती है। ठीक है, तो ये अगर सिंगल हो जब तो एक गोलाकार फेज के रूप में काम करते हैं, लेकिन कई बार ये क्या होते हैं नॉन स्पेरिकल शेप में होते हैं, तो क्या होगी, क्रिस्टल में विकृति आ जाएगी। और कैल्शियम आयन जो कि सोडियम क्लोराइड आयन की बात क्या करते हैं, FCC अवस्था में होती थी, यानी कि इसमें एक तो FCC, यानी कि FCC का मतलब फलक केंद्रीय घनी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और यानी C2 आयन एक इकाई के रूप में अक्ष की ओर अभिविन्यसित होते हैं, और C2 आयनों का अभिविन्यास एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या होते हैं, दूसरे अक्षों से वो जो लाइन होती है वो बड़ी हो जाती है। इस कारण क्या होता है, क्रिस्टल में डिस्टोर्टेड या विकृति आ जाती है। और इसी प्रकार जैसे CaCO3 है ना, इसको बोलते हैं कैल्साइट है ना, कैल्साइट। तो इसमें क्या होगा, कैल्साइट में भी वही प्लेनर ट्राइगोनल, यानी कि इसमें होता है CO3- 2। ये किस प्रकार से फिट होते हैं, प्लेनर आयन के रूप में, ट्राइगोनल प्लेनर कोने के रूप में क्या होती है, जालक में डिस्टोर्टेड हो जाते हैं, विकृति आ जाती है, कहने का मतलब। और इस प्रकार के जो और दूसरे भी होते हैं, जैसे लिथियम नाइट्रेट है और NaNO3, इसमें भी क्या होता है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है ना, ये ध्यान रखना। तो एक तो ये हो गई। अब अपन नेक्स्ट लेंगे AB3 टाइप की संरचना। नेक्स्ट में अपन लेते हैं अब AB3 टाइप में AB3 टाइप, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, इनका जो रेडियस रेशो है वो देखिए आप। सबसे पहले AB3 टाइप में रेडियस रेशो, का जो मान होगा वो होगा
0.3, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन रेशो देखो आप, कोऑर्डिनेशन रेशो है इनका 6.2, है ना। और इसका जो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं CrCl3, है ना। ये ध्यान में रखने का मतलब यहाँ पे इसका जो है ना, अब यहाँ पे क्योंकि क्रोमियम जो होता है ये इस फॉर्म में होगा Cr+3, तो क्रोमियम की साइज क्या होती है, छोटी होती है ना। और Cr एक परत के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें थर्ड क्लोज क्यूबिक CCP व्यवस्था पाई जाती है, यानी घनी निबिड़ संकुलित व्यवस्था होती है ना। यहाँ पे और इसके अलावा जो एग्जाम्पल है CCP व्यवस्था पाई जाती, इसके जो मेन एग्जाम्पल है वो है जैसे CrBr3, ये है FeCl3, और इसके अलावा आर्सेनिक Sb एंड बिस्मथ, इनके भी कई ट्राई आयोडाइड होते हैं, तो उनकी भी संरचना इस प्रकार की पाई जाती है। ये भी 3 टाइप, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया CrCl3 की संरचना, है ना, CrCl3। सेकेंड अपन लेते हैं A2B23, A2B2 टाइप, एंड किसमें आ जाएगा Al2O3, है ना। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है Al2O3 क्या होता है, 2 रूप में पाया जाता है, एक तो एल्फा फॉर्म, एक सेकेंड बीटा फॉर्म, ये ध्यान रखना, सॉरी गामा फॉर्म, है ना, ये ध्यान रखना। तो एल्फा फॉर्म में एल्फा Al2O3, इसकी क्या विशेषता होती है देखना, क्योंकि इनमें जो एल्फा Al2O3 ये जो उच्च ताप पर स्थायी होता है, ये ध्यान रखना, स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर, ये ध्यान है ना। और इसका जो ये इसको बोलते हैं कोरंडम, है ना, कोरंडम फॉर्म में क्या होगा, नेचर में पाया जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हीरे, है ना, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि ये बहुत कठोर होता है, कहने का मतलब, यानी कि हीरे के बाद में और सिलिकॉन कार्बाइड के बाद में इसका नंबर आता है, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, कैसे होगा, कलरलेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लेकिन कई बार अपन जैसे मार्केट में जो देखते हैं नीलम होता है, माणक होता है, जो रतन होते हैं, रंगीन आयन, यानी कि इसमें अगर कोई किसी प्रकार की इम्प्यूरिटीज में, जैसे इसमें आयरन है और टाइटेनियम है, अगर आदि को मिला दिया जाए तो ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे नीलम बन जाएगा, है ना, माणिक्य बन जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो देखिएगा आप 6.4, है ना, ये ध्यान रखना। और ये तो कोऑर्डिनेशन वाला मामला है।
कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन रेशो होगा 6.4 होगा, और इनका रेडियस रेशो है दोनों में, रेडियस रेशो इनका वो है 0.38। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो मेन चीज़ें होती है उसका रेडियस रेशो है, कोऑर्डिनेशन रेशो है, और उसमें किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पे अपन देखते हैं इसमें एससीपी पाई जाएगी, हेक्सागोनल, है ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एससीपी बोलते हैं, ठीक है, ये। और तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेडियस रेशो, है ना, कोऑर्डिनेशन रेशो, और कौन सी संरचना एससीपी पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अपन जानते हैं इसकी जो संरचना होती है बहुत जटिल होती है, और इनकी जो क्रिस्टल होती है, वो क्रिस्टल में क्या होगा, L2O6 जो कोऑर्डिनेशन समूह होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक एल्यूमिनियम आयन जो होता है, L3 क्या होता है, 6 ऑक्सीजन आयन द्वारा घिरा रहता है, जिससे इसकी 6 उपशोषण संख्या की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन -2 आयन को टेट्राहेड्रल रूप में घेरे हुए रहते हैं। इस प्रकार इसमें जो संरचना होती है एससीपी, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक देयर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट है L2O3 वाला, यानी कि पहले ये 2 फॉर्म में पाया जाएगा, एल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। यानी कि जो एल्फा फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है ऑन हाई टेम्परेचर पे, यानी कि कोरंडम, इसका जो और बोलते हैं उसको कोरंडम बोलते हैं। और एक अगर ये प्योर कंडीशन में होगा तो कलरलेस होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6.4 होगा, रेडियस रेशो 0.38 होगा, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब इनको संरचनाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं ना, ये देख लेते हैं। यानी कि जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब वही वाली बात है भाई, अगर क्लोज पैकिंग है, यानी कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं तो उनकी संरचनाओं कौन कौन प्रभावित करता है ना। तो ये अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले लेंगे फैक्टर्स affecting the structure of AB and AB2 type। यानी कि ABO AB2 टाइप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी आती है संयोजकता, है ना, क्या होती है, संयोजकता। सबसे पहले वैलेंसी ऑफ ए एंड बी, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यानी कि डियर स्टूडेंट्स की AB जो होता है ये किस प्रकार से क्रिस्टल को प्रभावित करता है, यानी वो कह सकते हैं कि A और B की जो संयोजकता है क्रिस्टल को किस आधार पर इफेक्ट करती है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे है, क्योंकि सपोज दैट और A और B की संयोजकता अगर क्या है, इक्वल है ना। जैसे अपन ने कहा था कि भाई जैसे अपन में अपने इस जस्ट आगे सपोज दैट जैसे NaCl की बात की थी, NaCl का एग्जांपल लिया था, सेकेंड सीजियम
क्लोराइड का लिया था, थर्ड CF2 का अध्ययन किया था। अब सपोज दैट या अगर क्रिस्टल की बात करें अपन, ए एंड बी है, अगर दोनों की संयुक्ता क्या है, समान है तो क्या होगा, क्रिस्टल में जो विद्यमान, जो क्रिस्टल में जो पॉजिटिव आयन और ऋण आयन होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि जैसे सपोज दैट अपन NaCl लिया था, तो NaCl के यानी कि जो NaCl की जो स्ट्रक्चरल थी, यानी कि इसकी जो FCC जो क्रिस्टल की जो संरचना है, ठीक है, तो इसकी जो एक यूनिट सेल जिसको बोलते हैं अपन, तो इसमें क्या होंगे, 2 धन आयन व 2 ऋण आयन होते हैं, है ना। इसी प्रकार जैसे सीजियम क्लोराइड की अगर बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है BCC, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक धन आयन और एक क्लोराइड होगा, ठीक है। इसी तरह से CdI2 की संरचना की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, है ना, इसमें क्या हो जाता है, परमाणु यानी कि दुगने हो जाएंगे, कहने का मतलब, ठीक है। और जैसे अपन CF2 में भी क्या होता है, क्योंकि अब ये तो हो गई बात, लेकिन कई बार यहाँ पे ये भी देखो कि भाई कैल्शियम आयन है और फ्लोराइड आयन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए, कहने का मतलब, ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है आयनिक रेडियस, ये ध्यान रखना, आयनिक रेडियस ऑफ A एंड B, है ना। क्योंकि आयनिक रेडियस में क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती है ना। क्योंकि आयनिक त्रिज्या के आधार पर अपन क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का निर्धारण करेंगे। क्योंकि आयनिक जो रेडियस होती है उसके आधार पर, यानी कि भाई आयनिक रेडियस डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। एक तो एटम की साइज छोटी है, एक एटम की साइज बड़ी है ना। तो जनरली यहाँ देखते हैं, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं सोडियम आयन, तो सोडियम आयन की जो आयनिक त्रिज्या है 1.02 आरंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और सीजियम की आयनिक त्रिज्या क्या है, 1.67 आरंगस्ट्रॉम है, यानी कि इससे कम बताते हैं, कहने का मतलब, जबकि सोडियम की इतनी है ना, और सीजियम की इससे कम पाई जाती, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो NaCl होगा, NaCl में क्या होगा, सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो इसमें क्या होगी, सोडियम की NaCl में सोडियम की कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। और इसी प्रकार सीजियम क्लोराइड में देखेंगे तो सीजियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। यानी ये कहने का मतलब ये है, और सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8, कहने का मतलब ये है सीजियम क्लोराइड की 1.67 से कम है, ठीक है। और सोडियम आयन की 1.02 आरंगस्ट्रॉम, है ना। तो सीजियम आयन की आयनिक त्रिज्या का मान क्या है, 1.62 आरंगस्ट्रॉम से कम होता है। इस कारण से सोडियम की NaCl में सोडियम की उससे जो कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या वो 6 है, और FCC संरचना बनती है। इसी प्रकार इसी वर्ग के जैसे सीजियम है, सीजियम क्लोराइड में अपन देखते हैं सीजियम की कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या क्या है, 8 है। तो ये करने का मतलब आयनिक रेडियस के आधार पर भी इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर अपन निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आता है थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड इनका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। अब
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से इफेक्ट करेगी? सपोज दैट ए और बी है किसी आयनिक सॉल्यूट में, तो सपोज दैट ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से क्या है? ज़्यादा है, तो क्या होगा? बंद के इलेक्ट्रॉन इस ओर चले जाएंगे, ठीक है। और यानी कि कहने का मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही उसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और धनायन और ऋणायन बनेंगे। और इस प्रकार यानी कि इस प्रकार के क्रिस्टल जालक जिसमें एक एलिमेंट है, एक एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो क्रिस्टल जालक क्या होगा? सॉलिड होगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें। इस प्रकार जैसे CF2 है या और भी जिसमें फ्लोराइड की तरह यानी कि हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला उपस्थित हो, है ना, तो वो ज़्यादा कठोर होगा, है ना। इसके अलावा अपन एक और फैक्टर है ना, लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, है ना। फोर्थ जो फैक्टर है वो है लेटिसी, LATT, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होता है? अभी डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा कि कोई भी जालक ऊर्जा होता है, जालक ऊर्जा का मान अपने जैसे यानी कि इन बिटवीन यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करें तो यानी कि जिसमें ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा या उस क्रिस्टल जालक में हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम उपस्थित होते हैं, तो वो क्या हो, वो ज़्यादा टोस होगा तो उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेक्ट फॉर्म होगा, बहुत जटिल रूप में, तो उसकी जालक ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, कहने का मतलब ये है। अब जैसे यानी कि किसी पदार्थ के लिए जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है उतना ही अधिक स्थायी भी होगा, यानी कि जालक ऊर्जा का मान क्या होगा? किसी क्रिस्टल की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। जैसे अगर यहाँ पे बताया गया अगर रेडियस रेशो क्या है? 0.732। अगर रेडियस रेशो 0.732 से कम है ना, तो क्या होगा? है ना, रेडियस रेशो 0.732 से कम है तो किस प्रकार की क्रिस्टल संरचना बनेगी? NaCl, जो कि NaCl में पाई जाती है, कहने का मतलब है ना, यानी कि फलक केंद्रीय गणित संरचना बनती है। अगर रेडियस 0.732 से अधिक है तो क्या होगा? अधिक होने पर एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या बढ़ जाएगी जैसा कि सीजियम क्लोराइड में होता है, और काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल संरचना बनती है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि तो ये लेटिस एनर्जी होती है तो ये क्या करती है? ये रेडियस रेशो के ऊपर भी डिपेंड करेगी, कहने का मतलब। और इसके अलावा अपन जानते हैं जो रेडियस रेशो होता है और जो क्रिस्टल एफिशिएंसी होती है, इसका मान एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं अपन मेडुलिंग कांस्टेंट, है ना। जैसे सीजियम क्लोराइड के लिए मेडुलिंग कांस्टेंट का मान 1.72 होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना। यहाँ पर अपन देखें मेडुलिंग कांस्टेंट का मान होता है 1.76, ठीक है। और NaCl के लिए होगा 1.74, है ना। कहने का मतलब सीजियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका रेडियस रेशो जिस तरह से होता है उसी प्रकार से मेडुलिंग कांस्टेंट भी होता है। यहाँ पर अपन ने देखा है कि 0.732 है ना। अगर
रेडियस रेशो ज़्यादा है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा, करने का मतलब ये, ठीक है। तो ये भी एक जो लेटिस एनर्जी है ना, ये भी क्या करती है, क्रिस्टल जालक को प्रभावित करती है। यानी कि लेटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, क्रिस्टल ज़्यादा, जितना ज़्यादा, यानी कहने का मतलब कोई भी क्रिस्टल जितना ज़्यादा सॉलिड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अपन दूसरा यूँ कर सकते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम उसमें उपस्थित है तो उसमें बॉन्ड जो होंगे आपस में बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी चाहिएगी। तो लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होती है, एक फैक्टर है करने का मतलब किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए, है ना। जितना ज़्यादा आयनिक क्रिस्टल अधिक स्टेबल होगा तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना। थैंक यू वेरी मच।